जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको स्टडी करने वाले हैं, जो आने वाले हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस देन ए एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस देन ऑफ बी। मीन्स दो चीजों का रिलेशन दिया हुआ है इसमें, लेंथ का और रेडियस का। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वायर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों का जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो सेम रहने वाला है। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको साइड करते हैं, यहाँ पर साथ में लिखते चलते हैं। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो रो, तो रो वन इज इक्वल्स टू रो टू, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। दूसरा रिलेशन दे रहा है इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस देन ए, तो जो लेंथ है बी का वो कैसा है, ट्वाइस है ए के। एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस देन ऑफ बी। रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस देन रेडियस ऑफ बी। अब हम देखेंगे कि हाउ रेडियस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेडियस, length and resistivity. So we have a simple formula, R is equals to rho L by A. Resistance is equals to resistivity length upon area. Area is pi r square. So what we need to do is the ratio of resistance of A and resistance of B. Then we will get the ratio. So resistance of A ratio resistance of B. तो रजिस्टिविटी ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए, और एरिया के लिए लिखेंगे पाई रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो बी, लेंथ ऑफ बी इट विल बी पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर। जो चीजें सिमिलर है लेट कैंसिल देम आउट। ये सिमिलर है, कैंसिल कर दिया इनको। अब क्या मिला, बोलेंगे कि आर ए अपॉन आर बी, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, पाई से पाई कैंसिल, एल ए अपॉन एल बी मल्टीप्लाइड बाई आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर। अब हमको इनके बीच का रिलेशन हमने पहले लिख चुके हैं कि जो एल ए अपॉन एल बी क्या हो जाएगा, 1/2। What is this? 1/2 एल ए अपॉन एल बी। चाहे तो आप इसका वैल्यू भी एक बार पुट कर सकते हैं कि पहले क्या लिखें, यहाँ पर एल ए लिख दें और यहाँ पर 2 LA, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। सेम विथ रेडियस, रेडियस में हमको क्या मिला, तो बोले रेडियस के साथ हमने देखा कि हमारे पास जो रेडियस है वो एरिया, तो आर ए के जगह पे लिखते हैं आर, क्या लिख सकते हैं, आर बी के जगह आप क्या लिखिए, आर बी, और ए की जगह पे क्या लिखना है, बोले एक ही जगह पे आपको लिखना है 2 आर बी इसका स्क्वायर। आर बी से आर बी कैंसिल हो गया, इसका क्या है, बोले इसका स्क्वायर है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या मिला, 1/8। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या मिला, 1/8। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, कि दोनों के जो रेजिस्टेंस का रेशियो है दैट विल बी 1/8। लेट्स जॉइन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो शॉर्ट सर्किट में आप लोगों ने ढेर सारे बार सुना होगा कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। तो बोले शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, क्यों ऐसा होता है, तो बोले इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला, रिड्यूसेस सस्टेनेबिलिटी,
reduces सस्टेनेबिलिटी मीन्स उसके जो सस्टेन करने की पावर है उसको कम कर देता है, बोले तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। डज नॉट चेंजेस, कुछ बदलता ही नहीं है। इंक्रीजेस द मीन्स जो करंट है उसको तत्काल बढ़ा देता है, तो यही ऑप्शन ठीक है यहाँ पर कि ये क्या करता है, बोले ये करंट को बढ़ा देता है इंस्टेंटली। तो बोले बढ़ा देता है तो बढ़ाने से, तो बोले बढ़ाने से फर्क पड़ता है, हमने पढ़ा है बेटा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो जब करंट बढ़ा देंगे तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक। तो जिसकी पावर ज्यादा होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका पावर ज्यादा होगा उसे ज्यादा कंसिडरेशन देते हैं। तो जब उसका करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ने के साथ क्या होने वाला है, मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट आया करंट बढ़ने के साथ कि क्या होने वाला है, एज करंट इंक्रीजेस, एज करंट इंक्रीजेस हीट विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। अगर हीट बढ़ गया तो क्या होएगा, बोले वायर्स मेल्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है, आग लगने के लिए हीट भी एक फैक्टर जरूरी होता है। तो बोले उसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, जो हमारा करंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है वो क्या होगा, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इंक्रीजेज इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंट तत्काल प्रभाव से बढ़ जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर, वैन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग करते हैं हम लोग। वैन डी ग्राफ जनरेटर का क्यों यूज करते हैं हम लोग, वैन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर को क्यों यूज करते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा ये एप्लीकेशन है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाई पोटेंशियल तक, मींस हमको क्या जनरेटिंग हाई वोल्टेज, तो देखिए इसमें से एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, जनरेटिंग लार्ज करंट, जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। बोले ऑप्शन डी इसमें ठीक है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, बोले ड्यू टू हमको क्या चाहिए, बोले हमको हाई वोल्टेज चाहिए, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट जनरेट करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो बोले हमको वैन डी ग्राफ जनरेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखें द डिस्प्लेसमेंट x टाइम t ग्राफ गिवन बिलो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, यहाँ पर ये क्या है, बोले ये टाइम है, ये x डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस है, तो बोला द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन बिलो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ। तो बोले क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट कर रहा है किस मोशन को, सिंपल पेंडुलम प्लेसेस इन वैक्यूम, निर्वात में रखा हुआ सरल लोलक। तो बोले ये क्या कर रहा है, इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, उसका जो आयाम है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो हुआ क्या, बोले सिंपल पेंडुलम इमर्सेस इन वाटर, पानी में डूबा हुआ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन आउटर स्पेस, अगेन दैट इज वैक्यूम, कि वहां पर भी कुछ फोर्स नहीं लगेगा तो वो क्या करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट मास मूविंग इन एयर, पॉइंट मास मूविंग इन एयर, वो उसका भी जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन है, बोले ऑप्शन बी, सिंपल पेंडुलम इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम जो उसके अंदर डूबा हुआ है अगर वो मूव करेगा अप डाउन या आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, दोनों ही कंडीशन में उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, बार बार कम किया जाएगा। उस ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, बोले उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली कम होता चला जाता है। नेक्स्ट देखें, planet has double the radius, planet has double the radius than that of planet B. If the mass of planet is 4 times heavier than mass of planet B, which of the following statement regarding weight of an object is correct? Planet A has double the radius than of planet B. Planet A has double the radius than of planet B. Means planet A has a radius double than radius of planet B. If the mass of planet is 4 times heavier than planet B, mass of A is 4 times mass of
planet B. Which of the following statement regarding the object is correct? ए और दोनों के बीच में आपको संबंध दिया गया है कि दोनों का जो रेडियस है, त्रिज्याएं है, आर ए इज इक्वल्स टू आर बी, एंड जो मास है वो भी बी का ए का ज्यादा है, बी से कितना 4 टाइम्स हैवियर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से जो दिया गया संबंध है वेट के बारे में कौन सा है, तो बोले वेट के लिए कौन डिपेंड करता है, एम जी। तो हमको यहाँ पर जी देखना है, जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोले कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जी किसके लिए निकाल लेते हैं, प्लैनेट बी के लिए। बी के लिए देख लिया, ये मास ऑफ बी है और रेडियस ऑफ बी है। अब यही ए को लिखेंगे और बी के टर्म में लिखेंगे, तो जी ऑफ ए लिखेंगे तो कैपिटल जी मास ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल जी मास ऑफ बी का कैसा, बोले 4 टाइम्स, तो मास ऑफ ए की जगह 4 टाइम्स मास ऑफ बी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, बोले रेडियस ऑफ 2b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो बचा क्या जी एम बी अपॉन एस। तो बोले बड़ा सिंपल सा अपने पास बच गया कि जी ए इज इक्वल्स टू जी बी। तो किसी के वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, बोले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगा। जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इक्वल है तो उसके ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम ऑन बोथ द प्लैनेट है, मीन्स दोनों ग्रहों पर किसी निकाय का जो भार रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। द्रव्यमान, बोले द्रव्यमान तो पहले ही सेम रहता है, वो बदलता ही नहीं है, वो तो क्या है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट बदल सकता था। वेट जो कि डिपेंड करता है जी पर, और हमको मिला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज सेम ऑन बोथ द प्लैनेट, वो दोनों ही प्लैनेट पे बराबर है। तो जब दोनों प्लैनेट पे बराबर आया तो हमारे लिए क्या हो, बोले दोनों पर जो हमारा वेट रहने वाला है वो इक्वल रहने वाला है। A sound wave has frequency 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. If an observer है जो 1.4 दिया, क्या गया है आपको, पहले फ्रीक्वेंसी, फिर उसका वेवलेंथ, फिर उसकी डिस्टेंस दी हुई है। आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल कुड द ऑब्जर्वर हियर द साउंड, टाइम क्या चाहिए, कितने टाइम के बाद जो आपका ऑब्जर्वर है, कितने टाइम के बाद जो हमारा ऑब्जर्वर है वो उस सोर्स को सुन पाएगा, कितने टाइम में सुनेगा, इस बात को देखा जाए। तो हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज दिया है, इस वजह से इसको 10⁻³ कर दिया, इतना हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास 35 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसे लिखेंगे 35 × 10⁻⁻² मीटर, हो गया मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी कितनी मिल गई अपने को, 35 2 × 70 इंटू इनमें से करेंगे तो क्या बच जाएगा, 700 मीटर पर सेकेंड। जो ये स्पीड है जिस साउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये साउंड कितने से चलेगा, 700 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये 700 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो फिर इसको वेलोसिटी मिल गया। अब क्या चाहिए कि कितना दूर चलना है, तो डिस्टेंस हमको कितना दिया है, बोले डिस्टेंस दिया हुआ है 1.4 किलोमीटर, मतलब 1400 मीटर, 1.4 किलोमीटर। तो चलने में कितना टाइम लगेगा, बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दीजिए, टाइम मिल जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 700, 2 सेकंड का समय लगेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितनी देर में पहुंचेगा, बोलेंगे साउंड 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। कितना दूर पहुंचने के लिए, बोले 1400 मीटर पहुंचने के लिए कितना सेकंड का टाइम चाहिए, केवल 2 सेकंड का टाइम चाहिए। A passenger in a moving train tosses a coin upwards which falls behind him. It implies that the motion of the train is, कह रहा है कॉइन टॉस करते हैं तो हमको पता है अगर हम मोशन में है तो जो हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन है
तो हमारे साथ कनेक्टेड सभी बॉडीज जितने हमारे साथ कनेक्टेड हैं सबका इनर्शिया कैसा होगा, बोले सबका इनर्शिया वैसा ही रहने वाला है। मीन्स अगर हम रेस्ट पे हैं तो हमारे पास रहने वाली सभी चीजों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, अगर हम मोशन में हैं उतना इनर्शिया ऑफ मोशन सबके पास है। तो अगर हम किसी चीज को चलते हुए उछालते हैं, ठीक, अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म है तो हमारे हाथ में गिरेगा वो, मतलब जितनी दूर हम चलेंगे अगले टाइम में उतनी दूर में वो भी ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर वो हमसे पीछे गिरता है, इसका क्या मतलब है कि वो कम चला, बोले वो कम क्यों चलेगा, हम ज्यादा चलेंगे। तो हम कब ज्यादा चलेंगे, बोलेंगे अगर हम एक्सिलरेटेड मोशन करें तो पीछे गिर गए, अगर हम रिटार्डेड मोशन करते तो कॉइन हमसे ज्यादा दूर गिर जाता। ठीक, तो हम एक्सिलरेट करेंगे तो कॉइन क्या हुआ, बोले कॉइन अपने इनर्शिया से चल रहा था और हम अपने इनर्शिया से तेज चलेगा, एक्सिलरेट कर दिया हमने, त्वरित गति कर दी, त्वरण बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, बोले कॉइन कहाँ गिर जाएगा, हमारे पीछे गिर जाएगा। सो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेजी से चल रहा है, बोले वो एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है, वो एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, displacement of the particle is given by x is equals to cos square omega t. Displacement of a particle is given by x is equals to cos square omega t. तो ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, बोले ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है कि ये पीरियोडिक है। लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक है, बोले नहीं, ओमेगा टी इस बात को प्रूफ नहीं करता है कि ये हार्मोनिक है। तो ये कैसा है, बोले जो हमारा मोशन है ये कैसा है, बोले पीरियोडिक तो है, मींस इसका एक टाइम पीरियड है जिसके बाद ये वापस आ जाता है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सो पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा मोशन है ये पीरियोडिक है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम लोग एक लॉ लगाने वाले हैं। देखिए, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपिक्टेड इन द फिगर गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मोशन दिया गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डिसाइडेड, ठीक है, कि उसका जो डिसाइड करिए, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्टेड किधर होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड। The motion of an electron in presence of magnetic field is depicted in the figure given below. The force acting on the electron will be directed. किधर होगा, तो बोले इस पे सिंपली आप लगाइए फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें देखें क्या करेंगे, बोलेंगे एफ बी आई, थंब इंडिकेट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, वाइल आप जो हमारा फर्स्ट फिंगर है वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हमको पता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पहले देखें, तो हम फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, मिडिल फिंगर को हमको रखना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर हुई, तो ये मिल गया हमको। थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, बोले थंब इंडिकेट्स आउटसाइड द पोज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, बोले ये इधर से जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पास इधर फोर्स लगेगा, मतलब ये ऐसे जाके ऐसे घूमेगा, इधर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ से हमको ये साइन क्या बताता है, डायरेक्शन इधर की तरफ, आउट ऑफ द पेज, या हम यहाँ पे कह सकते हैं आउट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन से बाहर की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक, फिर से एक बार देखिए इसमें क्या लगाया गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब देखें कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, आंसर है ऊपर की तरफ, तो फिर हमको किधर जाना है, बोले इलेक्ट्रॉन की करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया था, ये करंट दिया है, अपने आप हम इस बाहर के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आउटसाइड द पेज, पेज से बाहर की ओर। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा एंड हेंस इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ लेंस। द आई लेंस फॉर्म्स, मतलब जो हमारे आंख का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन आई में। तो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस
कैसा इमेज बनाता है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर वस्तु का कैसा, अपराइट, सीधा नहीं बनाता। रियल, हाँ रियल तो बनाता है। एक बात तो ठीक है इसमें कि रियल बनाता है, लेकिन वो कह रहा है कि सीधा बनाता है, सीधा नहीं बनाता है। ठीक, सीधा नहीं बनाता है, फिर कैसा? सेकंड ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 2 कहता है एन इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज। ये बात तो ठीक है, लेकिन वर्चुअल ठीक नहीं है। एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इन्वर्टेड इधर सही था, रियल इधर सही था, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इन्वर्टेड रियल ऑन द रेटिना। ये क्या कह रहा है? स्ट्रेट अपराइट रियल इमेज ऑन द आइरिस नहीं। रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है। रेटिना इज स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। तो हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो कहां पे होता है? बोले रेटिना पर होता है। रीडिंग ऑफ सेंट्रीगेट thermometer coincide with that of Fahrenheit thermometer in a liquid, the temperature of liquid। कह रहा है एक लिक्विड है जिसमें हमने दो थर्मोमीटर डाल दिए, एक फॉरेनहाइट वाला थर्मोमीटर डाला और दूसरा डिग्री सेल्सियस वाला। इन बोथ द केसेस व्हाट वी फाइंड कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो कैसा मिला? बोले टेम्परेचर अपने को सेम मिल गया उनका। व्हाट वी फाइंड कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा मिल गया? बोले टेम्परेचर अपने को मिल गया सेम टू सेम। तो बोले ठीक है, जब टेम्परेचर हमको सेम मिला तो क्या करना था? तो बोले हम लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम इक्वेट करते हैं C-0/100-0। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में कि हमारा जो रीडिंग है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। सेम यहाँ पर भी फॉरेनहाइट माइनस रीडिंग अपॉन लोअर फिक्स पॉइंट 212 माइनस ये अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब इस चीज को सॉल्व किया जाए तो कह रहा है दोनों बराबर हो, तो हम मान लेते हैं दोनों x हो जाए। x/100 इज इक्वल्स टू x माइनस 32/180, x माइनस 32/180। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 0 से 0 कैंसिल, इधर क्या मिलेगा अपने को? बोले 2 से कैंसिल करते हैं 5, इधर मिला 9, तो ये क्या मिल गया? 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 160। 5 को इधर ले आ दीजिए तो क्या मिलेगा? 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 160। सो 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160। तो x कितना मिल गया? माइनस 40। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, या इसे माइनस 40 फॉरेनहाइट भी कह सकते हैं। मीन्स माइनस 40 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस 40 फॉरेनहाइट। ठीक, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस 40 फॉरेनहाइट भी कह सकते हैं। फिर देखें लिक्विड ऑक्सीजन एट 50K। क्या? लिक्विड ऑक्सीजन एज 50K इज हीटेड टू 300 केल्विन at constant pressure of 1 atmosphere, the rate of heating is constant। मतलब हमने कभी उसको कम ज्यादा हीट नहीं दिया, कांस्टेंट। जैसे मान लेते हैं एक बर्नर पर मैं रखा, उसको कांस्टेंट हीट हम कंटिन्यूअस दे रहे हैं। ठीक, which of the following graph represents the variation of temperature with time। कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन टाइम के साथ टेम्परेचर बता रहा है। तो बोले 50K पे कैसा है हाइड्रोजन? बोले लिक्विड हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन 300 केल्विन पे, 300 केल्विन मतलब लगभग रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, कहां से 50 से 300 तक करते, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन लिक्विड में होगा? बोले नहीं होगा। बोले हाइड्रोजन का फिर ऐसा कब होता है हाइड्रोजन जब गैस स्टेट में लिक्विड से चेंज हो जाता है? बोले माइनस 183 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो बोले इसको केल्विन में करें, तो केल्विन में करने के लिए क्या कर दीजिए? 273 ऐड कर दीजिए। ये क्या मिल गया? 0। ये क्या मिल जाएगा? 9।
तो ये केल्विन में -183 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या उसे कह लीजिए 90 केल्विन। तो 90 केल्विन पे जो हमारा हाइड्रोजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन 90 केल्विन पे क्या हो जाएगा, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो बोले ठीक है कर दीजिए चेंज। तो 50 से हीट करते जाएंगे तो बोलेंगे कि पहले क्या होएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 90 तक। तो यहाँ पर देखें इसको टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके बाद 90 पे उसने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिया होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर 90 से फिर बढ़ा होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि बाकी और किसी में हमको लैटेंट हीट दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेट चेंज होगा तो लैटेंट हीट जरूर दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भैया ये 90 पे क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। अब अगर स्टेट चेंज नहीं करता दिखाई दे रहा है तो ये सब गलत है, एक में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पहले क्या करेगा, बोला 50 से 90 तक अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर लैटेंट हीट लेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, फिर जब स्टेट चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ऑक्सीजन का एयर बन जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, बोले फिर उसके बाद फिर ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ए है, जो 50 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस की जर्नी को सही सही रिप्रेजेंट करता है। फिर देखा जाए इसमें, द करंट कैरिंग वायर इज known to produce magnetic lines of force around the conducting straight wire. The direction of lines of force may be described by, कह रहा है कि स्ट्रेट एक वायर है, इस स्ट्रेट वायर में करंट कैरी कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको हम सही सही कौन से लॉ से डिस्क्राइब करते हैं। तो किसी भी वायर में जो करंट कैरी करता है दैट विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। ऐसे तो बोले थंब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो बोले इधर से इधर जो थंब का डायरेक्शन है, तो बोले इट विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन, होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द फोल्डेड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर से इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। अब ऑप्शन देखा जाए, लेफ्ट हैंड रूल फॉर अप करंट एंड राइट हैंड, मतलब ये कह रहा है ऊपर जाने वाले के लिए दूसरा लॉ लगाइए, नीचे जाने वाले के लिए दूसरा लगाइए, ऐसा नहीं होता है। राइट हैंड ये भी कह रहा है, इसमें भी कह रहा है दो लगाइए, भी गलत है। राइट हैंड रूल फॉर बोथ अप एंड डाउन करंट्स, ये सी वाला ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉर बोथ अप, नहीं लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to right hand thumb rule, stretch your thumb in the direction of force, that is an upward direction, and rest folded finger will give you the direction of magnetic field. अपने दाहिने हाथ को अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो वैद्युत धारा की दिशा को बताए, तथा बाकी मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएंगी, बोले वो बताएंगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। If an object undergoes a uniform circular motion, then it's, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है तो इसका त्वरण एक्सेलरेशन बताइए कैसा रहेगा। तो यहां पर हम देखें कि एक्सेलरेशन कैसा रहने वाला है, एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन त्वरण हमेशा कैसा रहता है, एक समान। वेलोसिटी चेंजेस, वेग परिवर्तित होता है। स्पीड चेंजेस, गति परिवर्तित होता है। वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। कह रहा है ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है भैया, ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो कह रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब मे बी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस, बोले बिल्कुल, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी चल रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी क्या बोलता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आल्सो रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वहां पर क्या आएगा, बोले अगर उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित होगा तो उसे क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो बोलेंगे इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी सही है, इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। इसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सन इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द फॉलोइंग हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, अरेंज देम इन राइट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। ठीक है, साइकिल कहां से स्टार्ट होगी
और फिर वो कैसे रेडिएशन तक पहुंचेगा, इनको अरेंज करना है। पहला, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू हीलियम एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। कह रहा हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे कंबाइन करते हैं। द एनर्जी फाइंड इट्स वे टू द सन सरफेस, तो बोला एनर्जी वे सरफेस पा जाता है। थर्ड, अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन। तो अब देखें इसमें जो सही प्रोसेस है वो क्या है, बोले एनर्जी ये कब आएगा, बोले थर्ड स्टेप पे होना चाहिए। तो थर्ड में कहां पे दिख रहा है आपको, ये ठीक, एनर्जी फाइंड इट्स वे टू द सन सरफेस, सन सरफेस से निकलने के लिए वो अपना रास्ता पाती है, मतलब ये तीसरे पे आएगा, क्योंकि पहले जो होगा वो क्या करेंगे भाई, दो लोग कोलाइड होंगे तो एनर्जी बनेगी तब तो निकलेगी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। पहले क्या होगा, बोले हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तापमान दबाव में हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद ढेर सारा नाभिकीय संलयन से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो न्यूक्लियर दो मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे आपस में, उनकी वजह से क्या होगा, वो जुड़ जाएंगे, तो उसकी वजह से एनर्जी निकलेगा। मतलब 1 3 2 इज द करेक्ट सीक्वेंस। फिर देखें, the displacement of the particle at time t is given by vector x, कैसे दिया गया, बोले वेक्टर x is equals to ai cap bt j cap plus c by 2 t square k cap। एक्सेलरेशन along k डायरेक्शन, अच्छा एक्सेलरेशन किधर होगा, तो ये हमको क्या दिया गया, बोले x दिया गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, डी डी, इनको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो बोलेंगे ये a वाले के टर्म के पास टाइम से इंडिपेंडेंट है, 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, बोले b j कैप प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, c t k कैप बच जाएगा, स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2t हो जाएगा, उस 2 से c y का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिला c t k कैप। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, d dt ऑफ x, तब क्या मिल जाएगा, बोले अब एक्सेलरेशन, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, c k कैप। सो एक्सेलरेशन किधर बचा, बोले एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू c k कैप। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिलेगा, बोले के कैप के डायरेक्शन में मिलेगा। एक्सेलरेशन अलोंग के डायरेक्शन, ये सही है। डी एक्सेलरेशन अलोंग के डायरेक्शन, बोले डी एक्सेलरेशन तब होता जब ये निगेटिव साइन में मिलता। डी एक्सेलरेशन अलोंग जे नहीं, जे में नहीं है, के में हमको मिला है, तो के में ये पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स shares a common feature with electromagnetic force in both the forces। the force is, क्या है वो, क्या चीज है जो कॉमन है दोनों में, क्या चीजें हैं, मींस गुरुत्वाकर्षण बल जो विद्युत चुंबकीय बल है उनके बीच में क्या चीजें हैं जो ये साझा करती है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो पहला, बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, ये कैसे लग सकते हैं कि जो मासेस है, बड़े मासेस है, उनके बीच में भी लग जाएगा, न्यूट्रल के बीच में भी लग जाएगा। आवेशित वस्तुओं के बीच में लगेगा, बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो मान लीजिए हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, बोले नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, बोले ये गलत है, शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होता, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं ये, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल, F इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर। जब तक r इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक 0 नहीं होगा। सो दे आर अ लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये कैसे हैं, बहुत अधिक दूरी तक लगने वाले बल हैं ये। फिर आता है स्प्रेड कलर्स। The spread in colors in the rainbow on the sky is primarily due to, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः किस कारण से होता है, that is dispersion of sunlight।
डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से क्या होता है, सूर्य की किरणों का फैलाव होता है प्राइमरीली। ठीक, बाद में हालांकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आता है, लेकिन इस वजह से ये क्या पूछ रहा है, बोला अभी वो बोल रहा है कि प्राइमरी क्यों होता है, पहले ही क्यों होता है। तो पहले क्या होता है, बोले पहले उसमें होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो लाइट है एक जगह से सारी जगह फैल जाता है, तो प्रकाश की किरणों का फैलाव, या इसे हम लोग डिस्पर्जन को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की वजह से हमको जो रेनबो है वो दिखाई देता है। द टर्म एल्बेडो implies that, एल्बेडो शब्द का क्या अर्थ होता है। एल्बेडो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी सरफेस पे लाइट पड़े और टकरा के दूसरी जगह चला जाए। जैसे जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो भी चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं। वो कैसे वजह से, बोले दूसरी की से लाइट आती है रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर ये मिरर है, यहाँ से टॉर्च जलाए, मिरर से टकराएगा, टकरा के लाइट इधर जाएगी, तो उधर से देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिरर चमकता हुआ दिखाई देगा, जबकि इसका खुद का कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ये खुद लाइट इमिट नहीं कर सकता है, फिर भी वो चमक रहा है। क्यों, बोले उसका एक कारण है कि उधर से कोई लाइट इसके ऊपर भेज रहा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मीन्स सतह से लाइट को वापस भेज देना ही जो टर्म है एल्बिडो, उसका मतलब होता है। एल्बिडो का अर्थ है, तो इसमें देखा जाए क्या है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्ब नहीं रिफ्लेक्ट, कैपेसिटी टू मॉडिफाई द पाथ ऑफ सोलर रेडिएशन, पाथ को मॉडिफाई कर देना, प्रोपोर्शनल टू द शॉर्ट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, ऐसा नहीं, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय सरफेस। ठीक, मतलब वापस कर देना, रिफ्लेक्शन से है तो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन का टर्म दिख रहा है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न बाय द टू द एयर बाय अ सरफेस। प्रेसबायोपिया इज विजुअल डिफेक्ट कॉज्ड बाय, प्रेसबायोपिया इसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया क्या है, बोले प्रेसबायोपिया इज जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसके कारण होता है, जरा दृष्टि दोष किसके कारण होगा, व्हाट इज रीजन बिहाइंड, बोले इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, नेत्र गोलक का बढ़ना। दूसरा, शॉर्टेंड कर्वेचर ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस की छोटी वक्रता, नेत्र लेंस छोटा हो जाना। वीकेंड ऑफ सिलियरी मसल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोले प्रेसबायोपिया ये बुजुर्ग लोगों में होता है, मतलब ओल्ड एजेस में जनरली होता है लोगों को, उनको इसमें पास की चीजें भी क्लियर नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीज भी क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो बोले ऐसा क्यों होता है कि पास की चीजें भी क्लियर नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीज भी क्लियर नहीं दिखाई देती है। बोले इसके पीछे सिंपल एक रीजन है कि जो आई लेंस है वो सिलेरी मसल से बाइंड होता है। अब ये सिलेरी मसल से जो बाइंड आई लेंस है, तो सिलेरी मसल्स होते हैं जो इसको फोकस कराते हैं। होते कैसे हैं, तो आपने साइड व्यू आंख का देखा होगा कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर सिलेरी मसल्स लगे होते हैं जिससे आई लेंस होते हैं और यहाँ पर आइरिस होता है। ठीक, अब इसका फ्रंट व्यू देखें, अगर इधर से देखें तो कैसा होगा, तो बोले आपको आई लेंस कुछ ऐसा होगा और इसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर सिलेरी मसल्स होता है जो इसे ऐसे करके इस लेंस को फोकस चेंज करता है। बोले इस लेंस का फोकस चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोकस चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिलेरी मसल्स। तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके साथ आया कि सिलेरी मसल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टू चेंज द फोकस। अब जब ये सिलेरी मसल्स ओल्ड एज में वीक हो जाती हैं, तो इनके वीक होने की वजह से क्या होगा, बोले जब ये सिलेरी मसल वीक हो जाएंगी तो फोकस एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स हमको पास और दूर दोनों ही देखने में समस्या होती है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, वीकेंड ऑफ सिलेरी मसल, सिलेरी मांसपेशियों का कमजोर हो जाना ही ओल्ड एज में जरा दृष्टि दोष का कारण होता है। आई होप आप लोगों के लिए सीरीज काफी हेल्पफुल होगा। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंडिया के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।